जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुपर स्टडीज ऑन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स पर आधारित ये हमारा चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे और इसके साथ ही साथ हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय भी सत्यापित करेंगे तथा इसके साथ ही हम कुछ उदाहरणों को भी हल करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कुछ इस प्रकार कहती है कि इसका कथन ये है, प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अद्वितीय रूप में प्रकट किया जा सकता है। अर्थात कोई भी भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर यानी कि वो किसी न किसी नंबर से कट रही हो तो उसको उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्या गुणनफल मतलब कि उसके फैक्टर करके जो उसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं उससे गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे अद्वितीय का मतलब है कि जो गुणनफल का क्रम होगा वह आरोही या अवरोही होने से परिणाम सदैव समान रहेगा। मतलब वो क्रम जो होगा वो आप चाहे आरोही लिख सकते हैं और चाहे अवरोही। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे हमने एक भाज्य संख्या कौन सी ली, 18। 18 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 18 को आप 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 3 × 3। क्यों, 2 3 6 6 3 18 होता है। तो देखिए ये संख्याएं क्या हैं, अभाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या है और ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमने इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के अद्वितीय रूप में लिखा है। तो देखिए ये आरोही क्रम है जबकि ये अवरोही क्रम है। उसी प्रकार से हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया है जैसे 60। इसको हमने क्या किया, तोड़ लिया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 5 60। तो ये भाज्य संख्या है, इसको हमने अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख लिया। ये आरोही क्रम है जबकि ये अवरोही क्रम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण प्रमेय की ओर, जो कि इस प्रकार कहती है कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा p अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि p a स्क्वायर को विभाजित करता है। p a स्क्वायर को विभाजित करता है तब p a को भी विभाजित करेगा। अर्थात अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है तो p a का भी फैक्टर होगा। अर्थात अगर यह भाज्य संख्या है और इसको इसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है तो इस संख्या को भी इसके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात अगर यह इसका गुणनखंड होगा, अगर ये संख्या इस संख्या के गुणनखंडों के रूप में प्रकट किया जा सकता है तो मतलब ये संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो चलिए इसकी उत्पत्ति पढ़ते हैं, आखिर इसकी प्रूविंग कैसे करते हैं। देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करने पर हम क्या पाते हैं कि हम a को क्या ले सकते हैं, P1 क्रॉस P2 क्रॉस P3 P4 एंड ऐसे कहाँ तक, Pn तक। हमें नहीं पता कि इसके कितने गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको Pn तक लिखा हुआ है। वही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के अद्वितीय रूप में प्रकट कर सकते हैं। तो वही हमने किया है कि a को क्या लिखा है, P1 गुणे P2 गुणे P3 गुणे P4 कहाँ तक ले गए, Pn तक ले गए। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो वही लिखा हुआ है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर a स्क्वायर हो जाएगा और इधर पूरे पार्ट का P1 P2 और P3 इन सभी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अभी तो ऐसे ही रहा, किसी भी संख्या का स्क्वायर करना का मतलब होता है उस पूरी संख्या का उसी संख्या के साथ दो बार गुणा। तो देखिए हमने एक बार इधर लिखा और एक बार इधर लिखा, यानी कि हमने इसको इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ कि स्क्वायर बराबर P1 क्रॉस P1 हमने क्या किया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, P2 क्रॉस P2 P3 क्रॉस P3 एंड Pn क्रॉस Pn यहाँ तक गया। अब ये बताता है कि P जो हमारी संख्या P है, मान लो कोई भी P1 P2 P3 या Pn में से कोई एक है। मतलब P कोई ऐसी संख्या है जो इनमें से कोई एक है और वो इसको पूर्णतः विभाजित करेगी। भाई क्यों करेगी, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में प्रकट किया जा सकता है। अगर ये कोई भाज्य संख्या है और ये उसके अभाज्य गुणनखंड है तो मतलब इसमें से कोई ना कोई, मतलब हर एक नंबर जो होगा वो इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। तो हमने मान लिया इनमें से कोई वह एक संख्या जो है वो क्या है, P है, जो इसको पूर्णतः
विभाजित करेगी। इससे हमें ये पता चला कि अतः p जो है वह a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। जाहिर सी बात है भैया, अगर a स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है यानी कि वो a को भी विभाजित करेगा, जैसा कि हमने अभी एक उदाहरण में देखा था। चलिए इस पर आधारित हम एक उदाहरण और कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे 18 को हम क्या ले सकते हैं, 2 × 3 × 3। अब अगर इसका वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है दोस्तों, 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 3 × 3। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 18 × 18, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 और 3 × 3, ये क्या हो जाएगा 3 × 3। अब इसमें से आप कोई भी संख्या ले लीजिए, वो इस पूरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देगा। देखिए, हम एक बार 2 लेंगे और एक बार 3 लेंगे, देखते हैं ये पूरा का पूरा विभाजित करता है कि नहीं करता है। और हमने क्या लिया, देखिए 9 बार में गया, पूरा का पूरा कट गया दोस्तों। ये 6 बार में गया, ये भी पूरा का पूरा कट गया। अर्थात अगर हमने इसको a मान लिया और इनको p1 p2 p3 मान लिया तो देखिए ये क्या बन जाएगा आपका a स्क्वायर, और ये क्या बन जाएंगे p1 p2 p3 जो भी आपके नंबर होते थे। और इन्हीं में से कोई एक नंबर लिया जाता था जिसे हम p कहते थे, तो मान लिया p बराबर 2 है और ये था a स्क्वायर, यानी कि p ने a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित कर दिया। अब देखते हैं क्या ये p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है। तो देखिए p ने a स्क्वायर को पूरा विभाजित कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या ये p a को पूर्णतः विभाजित करता है। देखिए हमने सिर्फ 18 लिया यानी कि ये a है और p की वैल्यू हमने क्या लिया, 2 लिया। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 18/3। p की वैल्यू कोई भी हो सकती है, आप 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, बशर्ते वो इसका क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए। तो देखिए 2 9 जा 18 एंड 3 6 जा 18। देखिए इसने क्या किया, पूरा पूरा काट दिया है। अर्थात अगर किसी संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या है a स्क्वायर, उसको p से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, तो a को भी p से पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह उदाहरण आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अतः p a स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यह a को भी पूर्णतः विभाजित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अंकगणित के आधारभूत के प्रमेय पर आधारित कुछ अनुप्रयोग भी होते हैं कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले धनात्मक पूर्णांकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना, संख्याओं की परिमेयता सिद्ध करना और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के प्रकार को निर्धारण करना। ये सब क्या होते हैं, ये सब अंकगणित के आधारभूत के प्रमेय के अनुप्रयोग होते हैं। इसी क्रम में आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल नंबर 5 कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। कोई संख्या है 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है यानी कि नेचुरल नंबर है। और दोस्तों नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, 1 2 3 4 5। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अर्थात n की हम कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं कि उसके लास्ट में 0 आ जाए। n के लिए कोई ऐसा मान है जिसके लिए इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए, जो पूरी की वैल्यू हो उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम 4 की पावर n को क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2, n तो पर है ही है। और अगर पावर की पावर होता है यानी कि वो पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो देखिए 4 की पावर n को हमने क्या लिख लिया, 2 की पावर 2n। अब देखिए चूंकि हमसे कहा गया था कि n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो हम n की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं। जब n की वैल्यू 1 रखा तब हमें क्या मिला, देखिए 4 की पावर 2 क्रॉस 1 यानी कि 4 की पावर 2 1 जा 2, तो 2 की पावर 2 यानी कि इसको हमने 2 × 2 लिखा। अब देखते हैं n की वैल्यू 2 रख लेते हैं। n की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो हमें क्या मिला दोस्तों, 2 की पावर 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 4। इसको क्या लिखा, 2 × 2 × 2। देखिए बार बार 2 आ रहा है। फिर हम कोई और ले लिया दूसरा नंबर यानी कि n की वैल्यू 5 ले ली। तब क्या होता है, देखिए इसको हमने, ये पावर 10 आ गई, इसको भी हमने 2 की पावर। देखिए हर बार जितने बार भी हम n की वैल्यू रख लें हमें हर बार 2 × 2 × 2 ही मिल रहा है। अब देखिए क्या होता है कि यदि n के किसी मान के लिए संख्या 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी, ध्यान से समझिएगा, यदि n के किसी भी मान के लिए
संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाजित होगी। दोस्तों आपको 5 की विभाज्यता का नियम पता होगा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 आता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अर्थात इस संख्या के अगर हम गुणनखंड करें तो उसमें कहीं ना कहीं 5 जरूर आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? 5 जरूर आना चाहिए। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में अभी हमने सिद्ध किया था कि किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और उसी में से कोई एक संख्या उस पूरी संख्या को क्या कर देती थी? भाग कर देती थी। अब चूंकि अगर इस संख्या के मतलब 4 की पावर n में अगर n की वैल्यू कुछ डाले तो उसमें अगर 0 आना चाहिए तो वो संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए। चूंकि देखिए यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है तो वही लिखा हुआ है, अर्थात 4 की पावर n के अभाज्य गुणनफल में 5 आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। देखिए आप जितनी बार भी करके n की वैल्यू देख रहे हैं उसमें कहीं भी 5 नहीं आया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो देखिए हमने सोल्यूशन किया, क्या 6 को हमने क्या किया? इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिया यानी कि फैक्टर्स कर लिए। तो ये 2 कितने बार में गया? 3 बार में गया, फिर ये हो गया। उसी तरह से हमने इसके फैक्टर कर लिए। अब देखिए हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 कितनी बार आया? 1 बार आया। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। उसी तरह से हमने 20 के किए, 20 में 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। देखिए 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया ना, जिसने 2 की पावर 2 लिखा। 5 कितनी बार आया? 1 आया हुआ है। अब क्या करते हैं, हम इसका HCF और LCM फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमने HCF किसका फाइंड किया है? 6 और 20 का। तो देखिए इसे 2 आया है। क्यों? क्योंकि HCF में क्या करते हैं, हम इन दोनों संख्याओं में पहले देखते हैं कि कॉमन क्या चीज़ मिली। तो इसमें कॉमन क्या हो रहा था? 2 हो रहा था। और उसमें HCF क्या होता है? जिसकी घात सबसे कम होती है। तो देखिए इसकी घात कम है ना, ये वाली संख्या कॉमन है लेकिन इसमें इसकी घात क्या है? कम है। तो इसकी घात कम थी तो ये हमारा क्या हो गया? HCF हो गया। उसके बाद LCM क्या होता है? HCF इसका जस्ट उल्टा होता है। HCF में क्या करते हैं, इसमें कम घात देखते हैं, इसमें बड़ी घात देखते हैं। तो इन दोनों में बड़ी घात कौन सी? ये वाली बड़ी घात है, तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद 3 की पावर 1 ये भी उतार लिया। दोस्तों LCM में हम कुछ नहीं छोड़ते, कॉमन होता है वो तो लिखते ही लिखते हैं, साथ में जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो देखिए 3 की पावर 1 भी लिखा, 5 की पावर 1 इनको मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 60 है। अर्थात 6 और 20 का HCF कितना आया? 2 और 6 एंड 20 का LCM कितना आया बार में? 60। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, इनका HCF फाइंड करना है, फिर LCM भी फाइंड करना है। देखिए हमने 96 के क्या कर लिए? गुणनखंड कर लिए, जो कि इस प्रकार है। उसके बाद 404 के भी हम निकाल लिए, 2 बार में गया 202 है, फिर 2 बार में गया 101, क्योंकि 101 किसी से नहीं करता इसलिए हमने सीधे उसको क्या किया? 101 से ही काट दिया। अब देखिए 90 से उसको क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 5। क्यों? क्योंकि 2 इसके गुणनखंड में कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 बार आया है। 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। 404 में कितनी बार आया? 2 बार आया। वो देखिए 1 2 बार, 101 एक ही बार आया वो। तो HCF क्या करते थे दोनों संख्याओं का? पहले देखते थे उन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है दोनों फैक्टर में, फिर कॉमन देखने के बाद जो कम घात होती है उसे लिखा जाता। तो देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा था और कम घात क्या है? 2 की पावर 2। तो हमने HCF में क्या लिया? 2 की पावर 2। इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ रहा था इसलिए हमने उसको LCS लिखा। 2 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 4 होता है। उसके बाद LCM क्या किया हमने? इसका LCM जस्ट अपोजिट होता है, उसमें बड़ी घात लेते हैं और साथ ही साथ जो कॉमन होता है वो तो लिखा ही जाता है, उसके साथ जो कॉमन नहीं होता है वो भी लिखा जाता है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या था? 2 कॉमन था और उसके साथ सबसे बड़ी घात क्या थी? 2 की घात 5। तो हमने 2 की घात 5 लिखा, उसके बाद 3 और 101 जो बचता है वो भी लिख लिया जाता है। तो ऐसे करके इसका आंसर कितना है? 9696। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 8 की तरफ, जो कि इस प्रकार है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF व LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 72 के गुणनखंड कर लिए और 120 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो देखिए ये कितने बार में गया? 2 और 3। ये कितने बार में गया है? 2 2 2 3 3 बार में गया है। फिर उसके बाद ये भी उसी तरह से किया हमने। उसी तरह से देखिए दोस्तों हमने 6 को किस प्रकार से काटा था? 2 की घात 1 और 3 की घात 1, क्योंकि 2 एक बार आया था, 3 एक बार आया था। 72 में क्या आया था? 2 3 बार आया था और 3 2 बार आया हुआ था। 120 को जब हमने फैक्टर किया था तो कितना? 2 3 बार आया था और 3 एक बार आया था, 5 भी एक बार आया था।
अब देखिए इन तीनों संख्याओं का HCF फाइंड करते हैं। तो क्या हुआ, देखिए 2 कितने, इन सभी में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। पहली बात क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अब HCF में क्या करते हैं, सबसे कम घात देखते हैं। तो देखिए इन तीनों में सबसे कम घात किसकी, इसी है, तो इसको हमने लिख लिया। उसके बाद में देखिए 3 भी कॉमन है, इन तीनों में सबसे कम घात किसकी है, ये वाली, यानी कि 3 की घात 1 सबसे कम है, तो हमने 3 की घात 1 लिया, 3 टू द पावर 1। तो 2 3 जाए कितना हुआ, 6 हुआ, यानी कि HCF इन तीनों संख्या का क्या आएगा, 6 आएगा। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात देते हैं। तो भैया इन सब में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की पावर 3, इनमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की पावर 2, देखिए। और लास्ट में जो बचता है हमने वो भी लिख लिया। ऐसे में इसका क्या आंसर आया, 360। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भी आपको समझ में आई होगी और उस पर आधारित कुछ उदाहरण भी समझ में आएंगे। अगर दोस्तों ऐसा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।